हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमारी क्लासेस चल रही थी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हमने जो सीक्वेंस पढ़ रखा था, जैसे कि मैंने बताया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट किया था, प्रस्तावना पे आए, संविधान की जो यात्रा थी। इसके अलावा हमने भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा और फिर भाग 3 तक हम लोग पहुँचे। और भाग 3 के अंदर हम आर्टिकल 12 और 13 हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले जो मूल अधिकार है इसके बारे में बता दिया था, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, और थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं इसमें कि हम जो मैग्ना कार्टा आया था ब्रिटेन का 19 जून 1215 को, उसके बाद में अमेरिकन जो संविधान बना, अमेरिकन संविधान के बाद में वहाँ जो बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से फिर हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे जब इस यात्रा में पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है उसका कुछ जो ग्राउंड है, बेस, वो मिलता है स्वराज जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनसे। उसके बाद में हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं इसमें, तो जो नेहरू रिपोर्ट आती है, उसके बाद में जब हम 26 जनवरी 1930 को जो गणतंत्र सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, उसके बाद में और कई सारे जो प्रावधान आते हैं। लेकिन हम लोग पहले जो फंडामेंटल राइट है उसके लेके बात करेंगे कि इसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग इसके सीक्वेंस तक पहुंचेंगे, और सीक्वेंस तक पहुंचते पहुंचते हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। जल्दीबाजी नहीं है, चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जाम में ऑन द स्पॉट आपके ये काम आएगी। दूसरा, क्योंकि डिटेल से पढ़ेंगे तो चीज़ों को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो फिर वो बार बार हमको दिक्कत नहीं करती है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है वो जो भाग 3 है संविधान का, उसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपनी एकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रा IAS एकेडमी, जैसा कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है। इसमें ऑल एग्ज़ाम, जो मैक्सिमम एग्ज़ाम है, इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो एग्ज़ाम आ रही है, 8% जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जिस किसी को भी अगर टेस्ट सीरीज की आवश्यकता हो प्रैक्टिस के लिए तो वो यहाँ से संपर्क कर सकता है। दूसरा, इसमें नंबर दिए हुए मिलेंगे आपको, तो आप उनसे मैसेज कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसमें। आपकी सुविधा के अनुसार हमने इसमें जो प्राइस है वो मिनिमम रखा है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी जो प्राइस है वो डिसाइड की है। दूसरा, क्योंकि एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, कैरियर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग जो क्लासेस दे रहे हैं, मैंने जैसा कहा था कि 100 जो टॉपिक है वो मैं पूरे कंप्लीट करवा दूंगा, और जो 100 टॉपिक होंगे वो केवल बाय फॉरगेट नहीं होगा, वो हम फास्टली नहीं करेंगे, उसको आराम से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में काम आए। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि जब आप इसको कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि रियलिटी में जब हम एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम दो किसी भी स्टेट का, तो जब से ये जो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जनरल स्टडीज़ के, तो वो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको हूबहू आपको वहाँ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और यही टॉपिक से आपको जो आपके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे यहीं से मिलेंगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं आराम से कि इसमें जो सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 85,000 प्लस जो इसमें पेपर्स हैं, और इसके अलावा जब आप एवरेज अगर 100 क्वेश्चन का मान के चलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने एग्जाम के ओरिएंटेड को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कितना ही पढ़ें, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारा जो हेजिटेशन है वो नहीं होगा, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम में परेशान करेंगे, और वही जो माइनस प्लस का जो रहता है रैंक में या फिर मेरिट में, वही दिक्कत करती है। हम पढ़ते बहुत है लेकिन फाइनली हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जाती है, उसको इग्नोर कर देते हैं। हमको शॉर्ट वीडियो चाहिए जहाँ से हम लोग ब्रीफ में देख लें, या फिर हम लोग गाइड पढ़ लेते हैं। तो गाइडों में क्या होता है, शॉर्ट चीज़ें दे देती हैं। हम टेक्स्ट बुक जो है
उसको पढ़ना बंद कर देते हैं, जो हमारा रूटीन है वो नहीं बन पाता है। रूटीन बनाना ज़रूरी है, और जब चीज़ों को ध्यान से डीप से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में वो क्या करती है, टच करती है। और एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमको इतना प्रेशर नहीं होता है, जब हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं तब, समझते हुए पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है दोनों, आप दोनों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जीमेल आईडी है, इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट। वीडियो को आप पूरा देखें, थोड़ा सा देख के बंद ना करें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर बन पाएगी। आप चाहे आप एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम नहीं दें, आप सभी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम एक एक चीज़ों को डिक्लेयर जो क्लियरिटी से आप समझेंगे और आपको चीज़ें समझ में आएगी। मौलिक अधिकार, जैसा कि मैंने जो पहला वीडियो है इससे मैंने उसमें इनके बारे में चर्चा कर दी थी, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें कि जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, और आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में दिया हुआ है। 12 और 13 हमने पढ़ लिया। एक में जो राज्य के अंदर किसको शामिल किया जाएगा, दूसरा द मीनिंग्स ऑफ स्टेट्स उसकी बात हुई है, दूसरा जो 13 है तो उसमें बताया हुआ है कि अगर जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उसका उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, वो किस क्षेत्राधिकार के तहत वो क्या कर सकती है, क्या एक्शन ले सकती है सरकार के कानूनों के खिलाफ या फिर कोई भी मामला हो जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता हो, उसके लिए किन किन को उसमें शामिल किया गया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। नीचे लिखा हुआ है समानता का अधिकार, यहाँ लिखा हुआ है समानता का अधिकार। अब समानता का जो अधिकार है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ये हमारे क्या काम आएगी, अपने जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको जानने को मौका मिलेगा कि हम लोग कैसे रिट पिटीशन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इसमें दो प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है वो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, संवैधानिक जो अधिकार है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या करती है, न्यायोचित व्यवहार करती है, आपको गारंटी देती है, आपके अधिकारों की गारंटी देती है, सुरक्षा की गारंटी देती है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो फंडामेंटल राइट है इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारे किस तरह से काम आएगी। मैं आपको धीरे धीरे आगे ये भी बताऊंगा कि यदि आपका फंडामेंटल राइट अगर कहीं पर इसका उल्लंघन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर गवर्नमेंट की कोई बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के द्वारा या कोई भी हो, अगर आपका यहाँ अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कैसे पिटीशन कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना होता है, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा कि इसमें प्रोसेस बता दूंगा। इससे क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर कभी भी आपको आवश्यकता हो तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं आगे। ये पिक्चर आराम से देखिए, इसको मैं साइड में हो जाता हूं, ये पिक्चर आराम से देखिए। समानता का अधिकार, एक तरफ लिखा हुआ है इक्वलिटी, एक तरफ लिखा हुआ है इक्विटी। दोनों में क्या फर्क है, हम जब रिजर्वेशन की बात करेंगे तो ये चीज़ हमको यहाँ पर टच करेगी और समझ में भी आएगी। पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रही है, पिक्चर देखिए आराम से, और इमेज जब आपके माइंड में सेट होती है तो आप इसको भलीभांति समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, आपको इसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी कि आखिर रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, कभी हम लोग इसको ब्रीफ, इसका हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक हम लोग क्या करेंगे एक दिन इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको फास्टली पढ़ते हुए जाएंगे और समझते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। अब मुझे ये बताइए कि सामने गेम्स चल रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसकी हाइट कम है, अब वो नेचुरलिटी है, वो जो जेनेटिक है ऐसा हो सकता है। दूसरा, इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, इन एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी वजह से। तो व्यक्ति क्या है कि देखिए
ये इस लेयर पे खड़ा हुआ है, इस सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, दूसरा इस सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, तीसरा, तीनों के लिए सेम सीढ़ियां बनाई हुई है। लेकिन जब आप तीनों का एंगल देखेंगे, तीनों को देखिए, एक है जिसकी हाइट कम है, दूसरा है जिसकी हाइट इससे ज्यादा है, और तीसरा है जिसकी हाइट काफी ज्यादा है। तीनों का लेवल सेम है। अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो न्याय कैसे होगा? आप आराम से देखिए, समझिए इस पिक्चर को। ये पिक्चर एकदम पूरा क्लियर कर देगी समानता का अधिकार को लेके। अब यहाँ पर ये व्यक्ति ये नहीं देख पाता है, तो क्या इसकी गलती है? अगर इसकी हाइट कम है तो जेनेटिक जो है, जन्मजात अगर मान लीजिए किसी की हाइट कम होती है, तो अगर वो नहीं देख पा रहा है, या फिर ये छोटा बच्चा है तो वो उसको नहीं देख पा रहा है, ये देखना चाह रहा है लेकिन नहीं देख पा रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए, दूसरा ये देख पा रहे हैं लेकिन इनको तकलीफ ज्यादा हो रही है, फिर भी इनसे ज्यादा इनको सुविधा है, ये यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन आप इनको देखिए, इनको कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख सकते हैं, और तीनों के लिए इक्वल चीजें रखी गई है। यही बात जब हम लोग देखेंगे इक्वलिटी को लेके, तो अब इधर देखते हैं कि इक्विटी, ये है समता का अधिकार और ये है समानता का अधिकार। दोनों को आराम से समझिए। हमने क्या किया कि इस व्यक्ति को इसके जैसे या इसके जैसे ये मेज डेस्क के इनको इक्वल करने के लिए क्या किया, इसको आवश्यकता थी 1 सीढ़ी की या 2 सीढ़ी की, इनको आवश्यकता कितने की थी, इनको कितने की। जब इनके बराबर इनको लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इनके जैसे इनको 1 सीढ़ी और देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इनका लेवल इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इनको 1 सीढ़ी की जरूरत है, लेकिन इनको देखिए, इनको डबल सीढ़ी की जरूरत है। इसका मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करना, जरूरत के हिसाब से उनको जो व्यवस्था है वो प्रोवाइड करवाना। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट है, इसमें जो बात कर रहा है वो इस चीज की बात कर रहा है। हम पढ़ते हैं समानता के जो अधिकार है उसको, हम इसके आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं एक बार आराम से, ताकि आपको अब जो माहौल बना हुआ है सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर, या फिर नेशन के अंदर, या इंटरनेशनल लेवल में जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके कई बार धारणाएं बनती है कि जो पर्टिकुलर जो वंचित लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो उनको रिजर्वेशन की कहाँ जरूरत है। रिजर्वेशन आज की डिमांड नहीं, हम तो बहुत सारा पढ़ते हैं, फिर भी हमारा मेरिट में नंबर नहीं आ रहा है। किसी को कम मार्क्स में गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हम इतना पढ़ने के बाद में हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आप इस चीज़ को आराम से क्लियर कीजिए, अपने माइंडसेट जो है ना, आपका जो माइंडसेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए, क्योंकि इस व्यक्ति की गलती नहीं है यहाँ पर। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यदि आपको इक्वल इनको रखना है, तो आपको इनके पैरेलल लाना पड़ेगा, और इनके समान लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको डबल सीढ़ी देनी पड़ेगी, इनको 1 सीढ़ी देनी पड़ेगी। जब इनको 1 सीढ़ी दे देंगे तो ये इनके इक्वल आ जाएंगे इधर। अगर इनको हम लोग थोड़ा ऊपर दे देंगे तो ये इनके इक्वल आ जाएंगे। दूसरा, इनको अगर हम डबल सीढ़ी दे देंगे तो ये फिर इनके इक्वल आ जाएंगे। अब इसी चीज को हम लोग यहां समझते हैं। देखिए, ये रही बात, ये व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा है। अब यहां देखिए समता, मतलब इसको आवश्यकता थी इन दोनों को, जब इस व्यक्ति को ज्यादा आवश्यकता थी तो इनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, सुविधा दी गई राज्य के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जो भी है, जो संविधान के अंदर जो व्यवस्था की हुई है उसके हिसाब से। इनको 1 सीढ़ी की आवश्यकता थी तो इनको 1 सीढ़ी प्रोवाइड करवाई। इसलिए ये अब तीनों मिलके क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यहाँ है समता के अनुसार जो फंडामेंटल राइट है वो, न कि यहाँ पर। यहाँ इक्वल ट्रीट किया गया है, लेकिन इक्वल ट्रीट करने के लिए जो एक समान व्यवस्था उसको स्थापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसको जितनी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, उनके लिए न्यायोचित व्यवस्था करना। यहाँ पर होती है न्याय की व्यवस्था। यहाँ इक्वल न्याय जो है, इक्वल जस्टिस है, वो नहीं है। अब ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ताकि आपको जो समानता का अधिकार है और समता का अधिकार है वो आराम से समझ में आ जाएगा। अब आपको जब कभी भी अगर इस चीज को लेके कभी भी अगर ये वीडियो आगे जाता है और किसी के पास जाता है, तो ये धारणा ना बनाए। सबसे पहले तरीकों से, जो कोई भी, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उसको न्यूट्रल होकर देखिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पक्षपात के पढ़िए। जब आप बिना किसी पक्षपात के किसी चीज को देखेंगे, न्यूट्रल होकर देखेंगे, तो आपको न्यायोचित व्यवस्था अपने आप समझ में आने लग जाएगी।
हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जन्म किसी एक रिलीजन में, कास्ट में, एक वर्ग में, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर उनको जो बेटर अपॉर्चुनिटी है वो ना मिल पाई हो, वो उनसे वंचित रह गए हो, और वो अपनी वंचितता के जो प्रक्रम है इसकी पहुंच तक जो संविधान का जो ये राइट है ये इसको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, और वहाँ पर इस जो सेवाएं हैं या फिर जो व्यवस्था है इसका लाभ लेकर वो क्या कर सकता है, वो इस लेवल में आ सकता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब नेशन की बात होगी तो जब हम बात करते हैं तो नेशन की थ्योरी सीधी सी बात है कि नेशन कहता है कि सबको समान रूप से बिना कोई पक्षपात के न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए इसके साथ, चाहे वो कानून के हिसाब से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या फिर वो राजनीतिक रूप से हो, या वो नैतिकता के आधार पर हो। लेकिन जब हम लोग इसमें प्रावधान देखेंगे कि आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उसमें कुछ जो कंडीशन सिचुएशन रखी गई है उनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कई सारे वाद विवाद हैं, कई सारे अमेंडमेंट होंगे, उन सबको पढ़ेंगे, ये एक दूसरे से टच करते हैं। और दूसरा इनका हिस्ट्री भी पढ़ते जाएंगे, और साथ में हम जो एडवांस है वो सारी चीज़ें, लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में। तो जब बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि किस तरह से वो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है और कहाँ आपको ध्यान देना है। जो चीज़ें आपके नोट्स में या फिर बुक्स में चीज़ें नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज लेकर उसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ों को समझते जाइए, वीडियो बड़ा बनता है उसका टेंशन मत करिए, आप चीज़ों को समझिए, ये ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पिक्चर आपकी क्लियर होगी कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है, इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। इस व्यक्ति को रिजर्वेशन की जरूरत है तो इसकी आवश्यकता के अनुसार क्या किया गया, जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करवा गया। रिजर्वेशन भी जब आप देखोगे तो हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं पढ़ने से पहले। तो जो रिजर्वेशन है उसको भी जब आप कैटेगराइज करते हैं तो एक वर्टिकल तरीके से होता है, एक हॉरिजॉन्टल तरीके से होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तरीके से। आप देखते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसमें आप जब रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया वो देखते हैं तो इसमें होता है कि जैसे मैं एग्जांपल आपको देके बता देता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 1000 को वैकेंसी है किसी बोर्ड में, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो राजस्थान का जो कोई एग्जाम है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि कोई 1000 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है। अब उसमें जैसे अभी जो सेक्शन है कैटेगरी के हिसाब से तो SC, ST, OBC, जनरल, EWS और जो माइनॉरिटी है उन सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो जैसे SC का कोटा है तो 1000 में जितना परसेंट उनको दिया हुआ है उतना परसेंट जो रिजर्वेशन है उनकी सीटें उनको एलोकेटेड रखी जाएगी। लेकिन जब आप देखोगे तो अगर मान लेते हैं कि 1000 में से जो SC का कोटा है, ST का कोटा है, या OBC का कोटा है, या जनरल का जो भी है जो बचा हुआ है, आप किसी को भी देख लीजिए, जितनी सीटें आपके हिस्से में आती हैं उन सीटों में जब आप देखोगे तो उनमें भी आप डिवाइडेड करोगे, मेल और फीमेल दोनों की सीटें मिलेगी। फिर आपको जो टोटल आपको रिजर्वेशन है उतना परसेंटेज जब आप सीटों में लोगे, उन सीटों को डिवाइडेड करोगे तो डिवाइडेड करने के बाद में क्या होगा, उन सीटों में मेल और फीमेल दोनों में आप डिवाइडेड करोगे। जब आप मेल में डिवाइडेड करोगे, अब मेल की जो सीटें मान 50-50 मान लेते हैं हम लोग, तो 50-50 सीटों के अंदर आप अब उसमें PWD है, इसके अलावा उसमें जो एक्स सर्विसमैन है, या फिर और जो क्राइटेरिया जो बोर्ड उसमें रखता है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होता है उन मेल में भी। और फीमेल में भी वही है, जिसके अंदर जैसे विडो होता है, इसके अलावा कोई एक्स में आता है, या फिर और जो क्राइटेरिया है कोई जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह, या फिर मान लेते हैं कोई अपंगता जो है, उन सारी चीज़ों को क्राइटेरिया को अगर वो देखती है तो वो डिवाइडेड होता है उनमें बाद में अपनी टोटल सीटों में। फिर वो मेल फीमेल में डिवाइडेड होता है एक कैटेगरी में, फिर एक कैटेगरी जो मेल है फीमेल है इन दोनों में फिर आपस में एक कैटेगरी के हिसाब से होता है। उसके बाद में फिर आपकी जो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर जो कोई भी कैटेगरी हो उसके अंदर फिर जनरल और जो अदर जो कैटेगरी है नॉन जनरल उसमें इंक्लूड होता है। उसमें भी जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो STs हैं जो ट्राइबल्स एरिया में आते हैं तो उनके लिए भी जैसे TSP और नॉन TSP जो एरिया है उनके लिए भी डिवाइडेशन किया हुआ है। तो उस आधार पर जब आप देखोगे
तो चीज़ें इक्वल आपको वो मेंशन नहीं होती दिखाई देगी, तब आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि ये क्राइटेरिया इस हिसाब से होता है, तब जाकर आपकी सीट वहाँ पर वो मेंशन होती है इस हिसाब से। तो जिसको जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग वो जो ज़रूरत है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पूरा करता है। किसके द्वारा? ये न्यायोचित जो व्यवस्था फंडामेंटल राइट है उसके द्वारा। सरकार ने इसके अलावा जो और व्यवस्थाएं करते हैं इनके लिए, वो सारी अपनी आवश्यकता और इनकी आवश्यकता उन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग इसमें एक और बात कर लेते हैं कि जो जो न्यायोचित व्यवस्था है इनकी बात कहाँ कहाँ पर की हुई है। तो आप जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसकी हम लोगों ने जो बात की थी, और हम इसमें जब आगे नीति निर्देशक सिद्धांत वगैरह आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो सेक्शन है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको। यहाँ तक आपका एक बार जो ब्रीफ में मैंने चीज़ें बता दी कि इसको क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, और ये भी बता दिया मैंने कि भाई किस हिसाब से चीज़ें डिवाइडेड होती है। अब मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल मैं साथ में देता जाऊँगा, आप इसको समझते जाइए। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको और समझाता रहूँगा, आप आराम से समझिए और ध्यान से इसको समझते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। भाग 3 आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता मतलब जो ये जो कॉन्सेप्ट आता है, आता है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कॉन्सेप्ट आता है, और जो एवी डाइसी है उसका कॉन्सेप्ट है ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, एक जो बुक थी उनकी, उनके आधार पर जब आप देखते हैं वो कहते हैं कि विधि के ऊपर कोई नहीं, विधि का शासन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कानून के समक्ष समानता मतलब सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एनीवन कोई भी हो, सबके लिए विधि एक समान है। ये इसका जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जो इसको नकारात्मकता इसको दर्शाया गया है, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, और मैं आपको इसको समझाता भी जाऊंगा साथ में। कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता होगी तो अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है, एक व्यक्ति है जो मान लेते हैं कि वो नाबालिग है, वो कोई क्राइम करता है, और एक जो बालिग है वो क्राइम करता है, तो क्या दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए? भाई अगर मान लेते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है, दोनों का इक्वल रोल रहता है, तो क्या दोनों के लिए इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए? दंड की जो व्यवस्था दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए, इसके हिसाब से इक्वल होनी चाहिए कि इसके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जब हम लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई जिसका जो अपराध है उसके अनुसार, या फिर सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना है, सबको जो अपराध है उसके हिसाब से जो दंड का प्रावधान है वो करना चाहिए।